नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैंने एक सवाल पूछा था लोगों से कि किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। उसमें बहुत सारे तरह की बातें आई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शक जैसा वीडियो चाहते हैं, जिन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, उन विषयों पर वीडियो हम लेकर आए। इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर बात हुई थी। कई लोगों ने कहा था कि इंटरनेशनल इश्यूज पर लगातार वीडियो आने चाहिए। तो हमने बात की इंटरनेशनल इश्यूज के एक्सपर्ट और हमारे मित्र प्रकाश के रे से। वो लगातार कोशिश करेंगे महीने में 2 या 3 जो बड़ी इंटरनेशनल घटनाएं होती हैं, इंटरनेशनल चीजें होती हैं, उस पर अपने वीडियोस लेकर आने का, आपको डिटेल समझाने का। इंटरनेशनल इश्यूज, पहली बात तो ये कि वो क्या हैं, दूसरी बात ये कि उनका भारत से क्या रिश्ता है, विश्व के ऊपर उसका क्या असर पड़ सकता है। इन सारी बातों पर बहुत डिटेल से बात करेंगे प्रकाश के रे। आज उसकी पहली कड़ी में हाल फिलहाल में हैती में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की है। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार। हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं कि हैती में एक बार फिर से हिंसा की घटनाएं भड़क उठी हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं और बहुत जगहों से पलायन भी हुआ है। और यह जो स्थिति है, जो अस्थिरता है, हिंसा है, वह हैती के लिए कोई नई बात नहीं है। और हिंसा के साथ साथ दुर्भाग्य जिनके साथ हमेशा से लगा रहता है वैसे देशों में से है। वहाँ पे आपदाएं भी बहुत आती हैं, जैसे तूफान। 2-2, 3-3 बार अभी पिछले कुछ वर्षों में जो है वहाँ पे अर्थक्वेक की घटनाएं हुई हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग मरे हैं। और संयुक्त राष्ट्र की जो पीस कीपिंग फोर्स थी उसकी वजह से पानी में प्रदूषण हुआ, नदी में प्रदूषण हुआ, जिसकी वजह से कॉलरा जो है फैला, हैजा फैला और उसमें बहुत मौतें हुई। और बाकी गैंग्स, अपराध, तख्ता पलट, ये सारी चीजें वहां चलती रही हैं। इस सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हैती के साथ 2-3 बातें अद्भुत हैं। हैती दुनिया का पहला देश है जहां पे गुलामों ने अपने मालिकों के से विद्रोह करके, उनसे लड़ के अपनी आजादी हासिल की। और वह पहला देश था जहां पे गुलामी जो है एबोलिश की गई, गुलामी हटाई गई। यह 1804 में हुआ, जब फ्रांस के उपनिवेश के रूप में उस समय हैती था। वहाँ के लोग गुलाम थे और उन लोगों ने विद्रोह किया और आजादी हासिल की। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो हैती दूसरा रिपब्लिक है और अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका बनने के 28 साल बाद ही जो है हैती में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होती है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक हैती को मान्यता नहीं दी थी। यह तब हुआ जब अमेरिका में 1860 के आसपास जब गृह युद्ध चल रहा था और दक्षिणी अमेरिकी राज्यों ने अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय अब्राहम लिंकन के दौर में हैती को मान्यता मिलती है 1862 में। और जब फ्रांस की कॉलोनी थी वहां पर, तो फ्रांस की और जितनी भी कॉलोनीज थी उसमें सबसे ज्यादा धनी हैती था। अब आप देखें कि वह देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में से है। वहाँ हिंसा बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार के जो भी सूचकांक आते हैं उसमें हैती जो है शीर्ष के 1, 2, 3 देशों में शामिल रहता है। और वहाँ पे वहाँ की आबादी करीब 1 करोड़ 15 लाख के आसपास है। और उसमें समझ लें कि आधी आबादी जो है वो खाने के लिए तरस रही है। तो इस बैकग्राउंड में हैती को हमको स्टेज वाइज देखना होगा। यह तो बात हो गई 19वीं शताब्दी में। और उस समय अमेरिका ने भले मान्यता दी, लेकिन अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसीज थी, उन ट्रेड पॉलिसीज की वजह से हैती लगातार कंगाल होता गया। ये चीजें चलती गई। अब हम आते हैं 20वीं सदी में। 20वीं सदी में अमेरिका बार बार 1857 से लेके और 1915 तक लगातार वहां पर अपनी मिलिट्री भेजता रहता था। और उसका बहाना ये होता था कि वह अपने लोगों को, अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ये बार बार आवाजाही से बचने के लिए 1915 में अमेरिका ने हैती पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा 1934 तक चला। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ठहर के देखें कि अमेरिका ने आजादी तो हैती को दे दी, लेकिन उसका हस्तक्षेप बना रहा और वह वहां पे लगातार
तख्ता पलट करवाता रहा, तानाशाहों को उसने समर्थन दिया। और हैती का नाम इसलिए भी रिकॉर्ड बुक में है कि वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा 32 तख्ता पलट हुए हैं। और अभी जो एरियल हेनरी ने रिजिग्नेशन दिया, अगर हम इसको भी अगर तख्ता पलट में जोड़ लें तो यह 33वां तख्ता पलट है हैती। तो ऐसा क्या हुआ कि हैती जो कभी फ्रांस की सबसे धनी कॉलोनी थी, हैती जो कि कैरेबियन जो देश हैं और जो नॉर्थ अमेरिका है और जो साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, उसके बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ऐसा क्या हुआ कि वह दुनिया के सबसे तबाह बर्बाद देशों में शामिल हुआ। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझें कि एक तो जो अमेरिकी इंटरवेंशन था वो था ही, और अमेरिकी इंटरवेंशन कोई एक दो देशों में नहीं हुआ है। अगर 20वीं सदी की बात हम करें, पिछली सदी की बात करें, बहुत देशों में, कहीं कभी लोकतंत्र के नाम पे, कहीं शांति बहाली के नाम पे, कहीं कुछ ये होता रहा। हैती की त्रासदी में एक और बड़ी अजीब सी चीज है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में इतनी उपस्थिति एनजीओज की किसी भी और मुल्क में नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आप वहाँ की आबादी, वहाँ के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें तो सबसे ज्यादा एनजीओ हैती में काम करते हैं। और इसमें बहुत ऐसे संगठनों की संख्या भी है जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ नहीं है। तो जो पैसे आते हैं वो सरकार और लोगों के पास न पहुंच के वो एनजीओ के पास पहुंचते हैं। और जो मेन बिजनेस वगैरह है उसमें तो एक तो खेती है, पर्यटन है और ड्रग्स का धंधा है, हथियारों की सप्लाई का धंधा है। ये वहाँ का इकोनॉमिक के मेन आधार हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज है इसी एनजीओ वाली बात से जोड़ते हुए कि अमेरिका ने वहाँ पे फूड प्रोग्राम चलाया है। लोगों के पास खाना की कमी है तो अमेरिका जो है वहाँ पे खाना, खाद्य पदार्थ सप्लाई करता है बड़ी मात्रा में। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि अमेरिका अपने खेतीहरों को सब्सिडी देने के लिए यह फूड प्रोग्राम चलाता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि हैती के बाजार में खाने पीने की चीजें बहुत सस्ती हो गई, जिससे कि वहां के किसान तबाह हो गए और बहुत बड़ी संख्या में कंट्री साइड से, देहातों से लोग राजधानी में आके झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं। और यह जो आबादी है यह गैंग्स के लिए बहुत आसान एक रिक्रूटमेंट की जगह बन जाती है और लगातार उनको आर्म्स गैंग्स को सप्लाई मिलती है। तो ये कुल मिला के यह सिचुएशन है। अब हम आते हैं अभी क्या हो रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले जब ये हिंसा की घटनाएं भड़की तो उस समय वहां के जो अभी तक जो प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी, यह केनिया में थे। तो यहाँ पे जो 3-4 गैंग्स सक्रिय हैं उसमें से एक, जिनका नाम आप लोगों ने बार बार बहुत सुना होगा कि बारबेक्यू, उसका नाम ही है बारबेक्यू, मिडिल नेम है, उसने कह दिया कि हम आपको आने नहीं देंगे और अगर उनको आने के लिए कहा गया तो अगर अमेरिका ने या किसी और देश ने उनको यहाँ पर आने के लिए प्रेस किया तो गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और वो देश से बाहर हैं। और अभी जो 2-3 गैंग्स वहां पर सक्रिय हैं बड़े मजेदार कैरेक्टर्स हैं। एक जैसे कि जिसमें कि जिम्मी बारबेक्यू इनका नाम इसलिए पड़ा, इनकी माता सड़क पर मीट बेचती थी तो वहां से इसका नाम बारबेक्यू पड़ा है। ये पहले पुलिस में थे, उसके बाद इन्होंने पुलिस से हटके और अपना गिरोह बना लिया, गैंग बना लिया। अभी उनका दावा यह है कि उन्होंने कई सारे और गैंग्स को इकट्ठा किया है और राजधानी पोर्टो प्रिंस में बहुत जगहों पर, बहुत इलाके में इनका कब्जा है। ये इनका कहना यह है कि वो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, हैती के लिए लड़ रहे हैं और दूसरे देशों के हस्तक्षेप के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये इनका दावा है। दूसरा जो गैंगस्टर है वो और भी दिलचस्प कैरेक्टर है, उनका नाम है जॉनसन एंड्रे। हालांकि बारबेक्यू है ये तो बार बार प्रेस में उसको अच्छा लगता है, वो प्रेस में अपना बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के और असॉल्ट राइफल लेके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के शौकीन हैं। ये जो ईजो हैं जॉनसन एंड्रे, यह यूट्यूबर हैं और मजे की बात यह है, ये बेसिकली पॉप रैप टाइप की चीजें बनाते हैं। मजे की बात यह है कि जब वो यूट्यूब पे जब सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं उसके लिए यूट्यूब से इनको वो जो टैबलेट, सिल्वर प्लेट और वो चीजें मिलती हैं वो भी मिली हुई हैं। माना जाता है कि यह बारबेक्यू से भी ज्यादा इनका गैंग है और ये जो बंदरगाह से लगा हुआ जो बे एरिया है उन इलाकों पर इनका कब्जा है।
और यह आदमी हथियार और ड्रग्स के बिजनेस में है। और ये अजीब इसकी हालत ये है कि यह अपने विरोधियों को भी, अपने विरोधी गैंग्स को भी हथियार बेचता है। ये तीसरे हैं बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वो भी, ये दोनों जो जिनके बारे में अभी चर्चा की, दोनों पुलिस में रहे हैं। तीसरा भी पुलिस में रहा, उनका नाम है गाई फिलिप। गाई फिलिप को अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका में वो सजा काट के ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह के मामले में अभी लौटे हैं। और इनको पकड़ा गया था तब जब पिछले चुनाव में ये हैती में सीनेटर का चुनाव जीत गए थे, और लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही इनको अमेरिका वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और अमेरिका को सौंप दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति बनना है। अब ये व्यक्ति 2004 में जो एरिस्टिड की सरकार थी, जो इलेक्टेड 1991 में राष्ट्र प्रेसिडेंट बने थे, पहली कायदे के चुनाव के बाद, फिर 1991 में बने, फिर कुछ महीने के बाद तख्ता पलट हो गया, फिर अमेरिका के इंटरवेंशन से कुछ समय के बाद आए, फिर चुनाव में लेकिन जीत नहीं पाए दूसरी बार, फिर बाद में वो 2000 में बने, फिर 2004 में उन्होंने खुद आरोप लगाया और बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनको अमेरिका ने जो है तख्ता पलट करवाया था। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए और देश नहीं लौटे। तो उस 2004 के तख्ता पलट में ये गाई फिलिप जो है वो एक बड़ा किरदार था। तो ये अभी राष्ट्रपति बनने के लिए अपने आप को आगे कर रहा है। ये 3-4 कैरेक्टर हैं। और कोई हाल की घटनाओं में देखें तो 2021 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वहां पे, उनके घर में घुस के लोगों ने उनकी हत्या की, उनकी पत्नी बुरी तरीके से घायल हुई और हत्यारे आराम से अपना काम करके निकल गए। जो इंडिपेंडेंट जो रिपोर्ट्स हैं उसमें माना जाता है कि वो विदेशी मर्सिनरीज थे, जिनके की जो पास्ट में कभी जासूसी संस्थाओं या मिलिट्री के लिए काम कर चुके थे। इशारा था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। लेकिन अभी तक हम लोगों को किसी भी तरीके की कोई उसकी न तो कोई जांच हो पाई या न कुछ हो पाया। लेकिन यह माना जाता है कि 1980 के दशक में जो हैती की मिलिट्री भी, जब 1915 में जब अमेरिका ने कब्जा किया था तो उसने मिलिट्री को ट्रेन किया था, और 1980 के दशक में उसने हैती की जासूसी संस्था बनवाई, जिसका कि CIA से बहुत गहरा लिंक है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि कैरेबियन देशों में कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि क्यूबा, जिसका कि अमेरिका से पिछले कई दशकों से बहुत रिश्ते खराब हैं, और क्यूबा में भी, निकारागुआ में भी, पनामा में, इन सब जगहों में मिलिट्री इंटरवेंशन का अमेरिका का बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर आप पूरा 20वीं सदी को उठा के देखें, और उस क्यूबा को, निकारागुआ को, इन सबको काउंटर पॉइंट करने के लिए भी अमेरिका जो है हैती का इस्तेमाल करता है। दूसरा है कि ट्रेड, पोर्ट, बंदरगाह और ड्रग्स और हथियारों के बिजनेस। एक चीज और हम लोगों को यहाँ पर ये समझनी चाहिए, और ये बात अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के, कैरिबियन देशों के, जो भी ये जो हिंसा वहाँ चलती रहती है, सिविल वार चलते रहते हैं, उसके बारे में एक चीज ये समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि यहाँ इन देशों में जहाँ पे कि ढंग से खाना पीना, दवाई भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे अत्याधुनिक हथियार कैसे पहुंच जाते, गोलियां, बम, बारूद, ये सब बहुत आसानी से कैसे अवेलेबल हो जाते हैं क्या। और हम जानते हैं कि वो हथियार जो है वो पश्चिमी देशों में, अमेरिका में बने हथियार होते हैं। तो वे देश इन सब चीजों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, एक बड़ा सवाल है जो कि आज एक बार फिर हैती से निकल के आता है। दूसरी चीज कि एक तो हथियारों की सप्लाई हो रही है, दूसरे आप मिलिटरी इंटरवेन कर रहे हैं, और तीसरे आपके NGO जाके वहां पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। और इस मामले में बार बार दूसरे देशों को भी प्यादा बनाया जाता है ताकि अपने कंट्रोल को पूरा किया जा सके। अब आगे क्या होगा, आगे ये माना जा रहा है, जमैका में मीटिंग भी चल रही है। 2 दिन पहले जो है विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री भी गए थे वहां पे। तो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। इस तरीके की गवर्नमेंट पहले भी बनी हुई थी, और जो अभी प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, हेनरी, ये भी कोई इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है। जब राष्ट्रपति की हत्या हुई थी उसके बाद जब स्थिति खराब हुई तो इनको एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में ला दिया गया था, और पिछले साल ही हैती की सीनेट की जो अवधि थी वो खत्म हो गई, लेकिन ये चुनाव नहीं करवा रहे थे। और मुझे लगता है कि जो हैती के नेताओं का पूरा एक इतिहास रहा है शुरू से एग्जाइल में जाने का, मुझे लगता है कि अब ये भी
कम से कम ठीक ठाक समय के लिए ये हैती में नहीं लौट पाएंगे। और अब रही बात कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, उसका दांव किस गैंग पर होगा, किस लीडरशिप पे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, यह एक मेजर सवाल है। दूसरा कि क्या, जब आप ये समझें कि जो गैंग्स हैं उनको आप अनार्म्ड नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है इस तरीके की अशांति जो है बनी रहेगी। तो उसके लिए भी क्या कोई प्लान है? और सबसे बड़ी चीज कि ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय मदद के नाम पर क्या इंटरवेंशन और कंट्रोल जो है वह चलता रहेगा? ये कुछ सवाल हैं। मुझे जो लग रहा है कि इस बार जो खासकर बारबेक्यू ने जिस तरीके से राजधानी में अपना प्रभाव बनाया है और जो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे गैंग्स जो है उनके साथ आए हैं, लेकिन उसमें एक चीज है कि हो सकता है गैंग साथ में आए हों, लेकिन इस तरीके की यूनिटी का मैं कोई भविष्य नहीं देखता हूँ। वो आपस में फिर से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो वो फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि उस व्यक्ति ने जो सवाल उठाए हैं वह सवाल हैती की जनता के सवाल हैं, और उस पर पश्चिमी देशों को, अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को सोचने की जरूरत है। इसमें एक इंटरेस्टिंग एक चीज और है कि ऐतिहासिक रूप से भले अमेरिका की जो भी भूमिका रही हो हैती में, बहुत बड़ी संख्या में हैती के लोग जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, और हैती के भीतर भी अमेरिका को लेके एक, अमेरिका को लोग पसंद करते हैं, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है। तो एक ये भी चीज है कि हम यह विशफुल थिंकिंग नहीं कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का प्रभाव या उसका जो वर्चस्व है या उसकी जो रीच है वह बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगी। बस यह हो कि ये हिंसा जो है अब आगे ना बढ़े और जल्दी से कोई सरकार सत्ता में आए। और वह और एक चीज और है कि सरकार के साथ भी दिक्कत ये है कि मिलिट्री में भी फैक्शंस हैं, पुलिस में भी फैक्शन है। अभी जैसे अभी एक बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि चूंकि सरकार नहीं है कोई वहां पे, तो पुलिस को या सुरक्षा बलों को कौन गाइड करे, कौन उनको आदेश दे? गैंग्स जो हैं वो अपना सड़क पे वो कर रहे हैं। एक और चीज इसमें आखिरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अक्सर पश्चिम कहीं पे इंटरवेन करता है या कहीं पे अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वहां के कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को, कुछ पब्लिक फिगर्स को वो डिमीन करने की कोशिश करता है। अभी पुराने वीडियोस निकाल के, कहीं से कुछ निकाल के, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बारबेक्यू इतना हिंसक व्यक्ति है जो कि अपने विरोधियों को मार के, जला के, और उसके लड़ाके जो हैं और उसके गैंग्स मेंबर जो हैं वो उनका मांस खाते हैं। तो इस तरीके की चीजें मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और हमारे देश में भी, हमारी मीडिया में भी क्या हो रहा है कि जो आमतौर पर पश्चिम में जो खबरें छप रही हैं उन्हीं को सीधे सीधे यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। तो एक कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस पढ़ने देखने की जरूरत है हम लोगों को, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हैती के बारे में हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में बहुत सारी सूचनाएं हैं, रिपोर्ट्स हैं, किताबें हैं, अमेरिका के मिलिट्री इंटरवेंशन पे सामग्री है, उसके आलोक में हम हैती को देखने की कोशिश करें। आज इतना ही। नमस्कार।